गुड मॉर्निंग। बीकॉम थर्ड ईयर कारपोरेट अकाउंट सेशन 2022-23 का गेस्ट पेपर हम आपके सामने रखे हैं। पिछले साल बीकॉम सेकेंड ईयर में आप थे और मोस्टली मुझे लगा कि ढेर सारे क्वेश्चंस मैच कर गए थे। इस साल फिर मैंने बहुत अच्छे से मन से बनाया है। उम्मीद है कि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टैली कर जाएं। आइए, पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन ABCDE करके आता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ और ओवरऑल मैं क्वेश्चन को थोड़ी थोड़ी कीवर्ड्स में बस प्रोवाइड करूँगा, ओनली कीवर्ड्स। और अगर आपको पूरी कंप्लीट वीडियो चाहिए, एक एक क्वेश्चंस का कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो कारपोरेट अकाउंट का और FSA अकाउंट का 400 लगेंगे। वीडियो CFC क्लासेस से आप ले सकते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं 4 ऑडिटिंग और मार्केटिंग की तीनों पेपर के केवल 300 लगेंगे। आप CFC क्लासेस से पेन ड्राइव रिसीव कर सकते हैं। क्लियर है? कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब इसी में आपको अवेलेबल है। मैं बोल भी दूंगा 9670999665। मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा, व्हाट डू यू मीन बाई या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए, दो क्वेश्चन है बेसिकली। ओवर सब्सक्रिप्शन 4 नंबर में अलग आता है और अंडर सब्सक्रिप्शन 4 नंबर में अलग आता है। मैंने एक में कर दिया कि 2 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर 10 मार्क्स में पूछेगा तो दोनों पूछेगा, अगर ये 4 मार्क्स में पूछा तो अलग अलग पूछेगा। तो मैं पूछता हूँ, लिखा है क्या है ये, मैं एक बार बताता हूँ। कंपनी ने इशूड शेयर करी है। कंपनी ने इशूड शेयर करी है। शेयर इशूड का मतलब कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो फंड की रिक्वायरमेंट होती है। इस फंड को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है। तो इशूड शेयर क्या है? ऑफर बाय कंपनी टू द पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर। कंपनी के द्वारा पब्लिक को ये ऑफर होता है कि हे पब्लिक, आप मेरे शेयर को परचेज कर सकते हो या आप मेरे शेयर को परचेज करो और मेरे कंपनी में पैसे लगाओ। तो कंपनी ने इशूड शेयर किया है। मान लेते हैं, एक लिख देते हैं यहाँ, केवल 1 लाख। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं। 1 लाख शेयर इशू करा है। अब पब्लिक जो है, जो एक्सेप्ट, सब्सक्राइब्ड में बोलता हूं, लिख देता हूं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय पब्लिक। जितना पब्लिक ने एक्सेप्ट किया उसे ही सब्सक्राइब्ड कहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो कोई इशू कर सकता है कितना हमको कंपनी में चाहिए, लेकिन जो शेयर होल्डर, जो पब्लिक डिमांड करती है, अप्लाई करती है, फॉर्म फिल करती है कि मैं इतने का शेयर होल्डर बनूंगा, उसे कहते हैं एप्लीकेशन शेयर, अप्लाइड या सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन, अगर पूरा 1 लाख शेयर का डिमांड हो जाता है तो 1 लाख इशू हुआ था और 1 लाख का डिमांड हो गया, तो इसे हम नाम देंगे फुल्ली सब्सक्राइब। इसे हम बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब। ये हो गया आपका फुल्ली सब्सक्राइब। अब कोई बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में फुल्ली सब्सक्राइब वाला वर्ड, फुल्ली सब्सक्राइब कब होता है? जितनी कंपनी शेयर इशू करी, अगर पूरे शेयर उतना एक्सेप्ट हो जाते हैं तो इसे फुल्ली सब्सक्राइब कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अब पब्लिक ने 1,20,000 का फॉर्म फिल कर दिया है, यानी अप्लीकेंट्स कितने के आ गए? 1,20,000 के। तो इशू हुआ था, कंपनी ने डिमांड करी थी 1 लाख की और अप्लीकेंट्स चले गए 1,20,000 का। तो पब्लिक ने सब्सक्राइब क्या किया? ज्यादा किया या कम किया? ज्यादा किया। इसी ज्यादा को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन का आप कैसे बताएंगे? तो ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे बताएंगे, कितना शेयर हुआ है? तो ओवर सब्सक्रिप्शन बताने के लिए आप बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर माइनस इशूड शेयर। जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ था उसमें से इशूड शेयर को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपका निकल के आ जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कितना शेयर इशू सब्सक्राइब हुआ है? 1,20,000। कितना इशू हुआ था? 1 लाख। कितने ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए? जी, 20,000 के ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए। अब बच्चे कह रहे हैं कंपनी क्या करती है? ज्यादा फॉर्म वाले चले गए हैं तो कंपनी क्या करती है? क्या कंपनी इनका शेयर एक्सेप्ट कर लेती है? नहीं। इस 20,000 का कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ये एक्सेस अमाउंट जो है, एक्सेस अमाउंट, ये 3 तरह से कंपनी एडजस्ट करती है। या तो एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर देती है, अगर समय से रिटर्न नहीं किया तो इनको इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। और एक्सेस अमाउंट को रिटर्न नहीं करती है तो ये कर देती है एडजस्ट। ये एडजस्ट कर देती है।
अगर ये कंपनी रिटर्न कर दी या नहीं तो कंपनी क्या करेगी, एडजस्ट कर देगी। एडजस्ट का मतलब कि हे शेयर होल्डर, आपने एप्लीकेशन पे इतने पैसे दिए थे, आपको मैं प्रो राटा बेसिस से अलाट कर दे रहा हूँ और आपका एक्सेस पैसे को मैं अलाटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। तो एडजस्ट कर देती है या दोनों का एक कम्बिनेशन बना देता है, रिटर्न भी करता है और कुछ पोर्शन एडजस्ट भी कर देता है। जहां जहां एडजस्ट वर्ड आएगा यही प्रोराटा है, यही प्रोराटा अलाटमेंट है, इसी को हम प्रोराटा अलाटमेंट कहते हैं। जहां जहां एडजस्टमेंट आएगा यही प्रोराटा अलाटमेंट है, प्रोराटा अलाटमेंट, इसी को हम प्रोराटा अलाटमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो में पूरे कंप्लीट आपको मिलेंगे, मैं छोटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन समझाते चल रहा हूँ। अगर ये केवल 90,000 के लिए एप्लीकेंट्स आ गए, यानी जो सब्सक्राइब्ड हुआ हो, कितना हुआ है 90,000, तो कंपनी ने मांगे कितनी थी 1 लाख, आए कितने 90,000, कम हो गया है ज़्यादा, कम। तो इसे मैं बोलता हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन, इसे मैं बोलता हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हो गया कंपनी के पास अंडर सब्सक्रिप्शन। सर ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए तो कंपनी वापस कर रही थी, अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करेगा कंपनी? कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए जितने शेयर्स आए हैं उसी शेयर से वो अमाउंट को अमाउंट मल्टीप्लाई करेगा। मान लीजिए 90,000 हो गया तो एप्लीकेशन का रेट 2 है, तो वैल्यू निकालने के लिए, एप्लीकेशन का अमाउंट निकालने के लिए करेगा कंपनी 90,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है 2, तो 2 से इंटू कर देगा तो हो जाएगा 1,80,000। यानी अब 1 लाख से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जितने पब्लिक एप्लीकेंट्स आए हैं उससे से मतलब रह जाएगा। इसे कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? तो अब यही सवाल में लिखा है कि आप क्या समझते हैं, तो वही मैं बता दूंगा कि इस केस सिचुएशन में ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। आइए दूसरा लिखा हुआ है बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट्स वुड यू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। लिखा है कंपनी के अंतिम खाते तैयार करते समय आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। देखिए एक कंपनी का जो फाइनल अकाउंट्स है, ये फाइनल अकाउंट कंपलसरी है यहाँ और एफएसए में लेके कि आना ही आना है। तो कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाते समय कौन सी पॉइंट पे आप कंसीडर करेंगे? कंपनी का जो फाइनल अकाउंट होता है वो शेड्यूल 6 के हिसाब से बनता है। फाइनल अकाउंट जो बनता है, फाइनल अकाउंट में होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल और होता है बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। तो अभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट की हम बात करें तो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है वो कैसे बनता है वो भी आपको बताना है, और बैलेंस शीट कैसे बनता है वो भी बताना है। तो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? जी बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि वर्टिकल बनता है। तो ये रहा, तो ये कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो वर्टिकल बनता है। और वर्टिकल क्या होता है जी, मैं बताता हूँ आपको। ये कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे बन जाता है जी। हाँ, ये है कंपनी का बैलेंस शीट शेड्यूल 6 के तहत। यहाँ हो जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी एक दो तरह से बटा होता है, एक इक्विटी, दूसरा किससे, लायबिलिटी से। तो पहले हेडिंग डालते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, और क्या आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। फिर आपका इसके बाद बन जाता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और फिर बन जाता है आपका करेंट लायबिलिटी। ये हो जाता है आपका टोटल। इस टोटल के बाद फिर आप यहाँ कैरी करते हैं और क्या कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स में क्या लिखते हैं, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में आता है फिक्स्ड एसेट, आता है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट में क्या आ जाता है आपका, दो आता है, एक टेंजेबल फिक्स्ड एसेट और एक इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट। और फिर यहाँ आ जाता है आपका करेंट एसेट। अब इसको भी हम यहाँ टोटल कर लेते हैं। क्लियर? इतना ज़्यादा वक्त नहीं मैं लूँगा आपका कि मैं ज़्यादा परेशान करूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से फॉर्मेट बनता है। ये फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट मैं अब समझा दूंगा आपको। इस तरह से कंपनी का फाइनल, तो कौन कौन से पॉइंट पे ईच वन आइटम जितना इसमें कंसीडर है, शेयर की वैल्यू सही पुट की गई है कि नहीं, रिजर्व सरप्लस सही कंसीडर किया गया कि नहीं, एसेट सही कंसीडर किया गया कि नहीं, करंट एसेट में है कि नहीं, फिक्स एसेट में है कि नहीं, इसकी वैल्यूएशन ठीक की गई है कि नहीं, सारे पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे जितने इस पॉइंट्स में इन्वॉल्व होंगे। आइए जी, इसके बाद मैं पढ़ता हूँ। लिखा है 3rd नंबर, एक्सटेंशन एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग परचेज प्राइस विद इलिस्ट्रेशन। कह रहा है कि आप बताइए क्रय मूल्य निर्धारण विधि क्या है। आप कहते हैं पीसी,
परचेज कंसिडरेशन, ये कौन से चैप्टर में मिलेगा? ये मिलेगा अमलगमेशन के, कारपोरेट अकाउंट में अमलगमेशन चैप्टर में मिलेगा। अमलगमेशन में मिलेगा AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के तहत। तो PC परचेज कंसिडरेशन, जब हम किसी के बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, आप परचेज करने के बाद उसका जो कंसिडरेशन पे करते हैं उसे कहते हैं PC परचेज कंसिडरेशन। कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसका 2 मेथड होता है, मैंने बुक्स में नोट्स करवाया है। तो 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड है? बिल्कुल इजीली आप समझिएगा इसके 2 मेथड को। पहला मेथड होता है आपका नेट एसेट मेथड और दूसरा मेथड होता है नेट पेमेंट मेथड। इन दोनों में अच्छा कौन सा होता है? इन दोनों में अच्छा होता है नेट पेमेंट मेथड। प्रीफर किसको किया जाता है? नेट पेमेंट मेथड को। नेट एसेट मेथड अगर कहता है तो लगाते हैं और नहीं तो नेट पेमेंट मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। नेट एसेट मेथड कैसे होता है? टोटल एसेट कंपनी का ले लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं कंपनी की लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है नेट एसेट। और जो नेट एसेट आता है वही आपका PC हो जाता है परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? ये आपका हो गया कौन सा मेथड? नेट एसेट मेथड। फिर ऐसे मैंने बता रखा है नेट पेमेंट मेथड कैसे होगा। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो हमसे ले सकते हैं, मैं छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आपका एक ओवरव्यू रेडी हो जाए। आइए अगला क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। इसको 2 नाम से जानते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है आप आराम से समझिएगा। इधर जरा देखें, ये है एक कंपनी, मान लेते कंपनी A है और ये है एक कंपनी, इस कंपनी को हम B कहते हैं। A कंपनी ने B कंपनी के शेयर को होल्ड कर लिया है। A कंपनी ने B कंपनी के शेयर को होल्ड कर लिया है। जानते हैं कितना? 80% शेयर। A कंपनी ने B कंपनी के शेयर को होल्ड कर लिया है। कितना परसेंट शेयर? 80% शेयर। अब ये कंपनी जो हो गई वो होल्डिंग कंपनी हो गई, ये कंपनी जो हो गई वो होल्डिंग कंपनी हो गई। अब B वाले का शेयर A ने लिया है तो B जो हो गया वो सब्सिडरी कंपनी हो गई, सब्सिडियरी कंपनी। ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। अब बताइए किसकी संख्या कम है, किसका संख्या कम है? किसके कंपनी के शेयर होल्डर का संख्या कम है? B के कंपनी के शेयर होल्डर की संख्या केवल 20% है। A को तो 80 ने 80% ले लिया, 20% बचा हुआ है, तो इसी के कहते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्प संख्या में हो गई, ये कम संख्या में हो गए, मेजॉरिटी नहीं है। 50% से प्लस वाले को मेजॉरिटी बोलते हैं और इसको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये माइनॉरिटी हो गए। अब इनको कितने पैसे पे करने हैं, इनका शेयर कैपिटल कितना है, इनका प्रॉफिट में हिस्सा कितना हुआ, इनका रिजर्व कितना हुआ, इनका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ, इनके शेयर का हिस्सा निकालने की बात को कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो किनके शेयर का हिस्सा निकालने की बात करते हैं? इस 20% शेयर होल्डर के हिस्सा निकालने की बात को कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है? इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। लिखा है व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लिमिटेड अगर कंपनी है तो रिडम्पशन करना कंपलसरी है, रिडम्पशन होना ही होना है। और इसका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 20 ईयर्स। 20 ईयर के अंदर रिडीम करना है। सर ये नहीं समझ में आया कि रिडम्पशन है क्या, रिडीम है क्या? उनके कैपिटल को वापस करना, जितना उन्होंने कैपिटल लगाया था उन्हें वापस करने की बात को क्या कहते हैं हम? रिडम्पशन। ठीक है, रिडम्पशन। तो कंपनी 2 तरह से रिडम्पशन करती है, या तो नए शेयर इशू कर दे या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे, और नहीं तो प्रॉफिट से दे दे, प्रॉफिट से इनको रिडीम करे। तो जब कंपनी प्रॉफिट से रिडीम करती है तो जितना पोर्शन प्रॉफिट से रिडीम करता है उतने पैसे को आपको रखना पड़ता है CRR में। यही डिवेंचर होता तो रखते DRR में, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। यही कंपनी अगर यही प्रेफरेंस शेयर है तो रखते हैं CRR में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। ठीक है, ये प्रोसीजर होते हैं। तो इस प्रोसीजर को मैं ज़्यादा अगर करूँगा तो पेपर ही नहीं मैं पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ।
आगे मैं पढ़ता हूं, फिर लिखा हुआ है व्हाट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक्सप्लेन। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है एक्सप्लेन करिए, मैंने लास्ट क्लास में किया हुआ था और डिस्क्रिप्शन फुल वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। फिर लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड व्हाट आर यूज्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? जब कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू करती है, तो प्रीमियम पर इशू क्या है? कंपनी के पास जो शेयर हैं वो फेस वैल्यू है कंपनी का कितने रुपीस? 10, और जो इशूड प्राइस है वो हो गया 12। तो 10 का शेयर अगर 12 पर इशू होगा तो 2 रुपया जो हो गया वो क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर एक्सपेंसेस वगैरह से राइट ऑफ नहीं किया गया है तो यही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाता है। इसमें से कुछ राइट ऑफ कर दिया गया है तो रिजर्व में से कम हो जाता है। ये कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मैंने लिखवाया है कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? रिडम्पशन में भी यूज करते हैं, कंपनी की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी करते हैं, बोनस शेयर में भी करते हैं, और कंपनी का अगर कोई इशू एक्सपेंसेस है तो उसे राइट ऑफ करने के लिए भी करते हैं। ढेर सारी बातें हैं। कहाँ रहता है रिजर्व एंड सरप्लस? ये बैलेंस शीट में अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस में रहता है। मैं आगे पढ़ता हूँ जी। लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। एक होता है ब्याज सहित और एक होता है ब्याज रहित। जब किसी अमाउंट में ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ब्याज सहित बोलते हैं, यानी कम इंटरेस्ट। और जब किसी अमाउंट में, जब डिबेंचर से आता तब बोलते हैं ये, जब किसी अमाउंट में अगर इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं ब्याज रहित, एक्स इंटरेस्ट। आइए मैं सेक्शन नंबर 1 पढ़ता हूं। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझिए। लिखा है व्हाट इज लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट, हाउ एंड व्हेन इज इट प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। कह रहा है निस्तारक के अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं, यह कब और कैसे तैयार किया जाता है, उचित उदाहरण देकर आप समझाइए। तो आइए, कौन होता है लिक्विडेटर? जब कोई कंपनी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, वाइंड अप में चली जाती है, तो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए एक लिक्विडेटर हायर किया जाता है। लिक्विडेटर कंपनी के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने कब्जे में ले लेता है। बैलेंस शीट के वो मैनेजर उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी एसेट है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज है। वो सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और उसके बेसिस पर वह सारे जो भी एसेट्स हैं उससे पैसे रियलाइज कर लेता है, और धीरे धीरे फिर कंपनी के लाइबिलिटी को पे ऑफ करना शुरू कर देता है। इसी को हम लिक्विडेटर कहते हैं। लेकिन अभी इतनी बड़ी 20 मार्क्स का सवाल है तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? तो ये समझने के लिए पूरा फुल वीडियोस आप ले लें। चलिए जी, अभी इस क्वेश्चन के लिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जरा, इसमें क्या हुआ ना कि क्वेश्चन ई तक ही होता है। मैंने FGH बढ़ा दिया हुआ है, तो आप FGH बढ़ा दिया होते नहीं सोचिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आएगा। नहीं, इन 3 क्वेश्चन को मुझे लगा कि ये आ सकता है तो मैंने थोड़े ऑप्शन में रख लिए जी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ। ये रहा आपका अगला पेज। ठीक है जी, अगला पेज जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर। आप फॉरफीचर ऑफ शेयर से क्या समझते हैं? इन व्हाट वाई फॉरफीचर शेयर आर, व्हाट वेज शेयर फॉरफीचर शेयर आर री इशूड, और किन माध्यम से फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जा सकता है। शो द इंट्रीज टू बी पास एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। आप अंशों के हरण से क्या समझते हैं? जब कोई शेयर होल्डर समय से कंपनी को पैसा पे नहीं करता है, और यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन्ड है कि कोई शेयर होल्डर समय से पैसा पे नहीं करेगा, तो कंपनी क्या करती है, इनको एक नोटिस देती है कि अगर शेयर होल्डर आप पैसा नहीं दिए तो मैं आपके शेयर को फॉरफिट कर लूँगा। इनके बाद अगर इनका कोई जवाब नहीं आता है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, उन शेयर होल्डरों को जिनके पास वोटिंग राइट्स है। अब वो शेयर होल्डर आते हैं और वोट किया जाता है कि क्या इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए कि ना किया जाए। अब अगर डिसाइड होता है कि इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए
तो कंपनी इनके शेयर को फॉरफिट करने के लिए एग्री हो जाती है और उनको एक लीगल नोटिस प्रोवाइड करती है जिसका डेज होता है 14 डेज, और इस 14 डेज के बाद इनके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। माना एक एग्जांपल दे रहा हूं, रोशन ने हिमांशु को 500 रुपये उनके मोबाइल खरीदने का एडवांस दिया। अब रोशन मना कर देते कि मैं मोबाइल नहीं लूँगा। हिमांशु क्या करेंगे, उनका जो एडवांस अमाउंट है वो जब्त कर लेंगे, रख लेंगे। यही हाल कंपनी का है। जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया हुआ है, अगर आगे का पैसा नहीं दिया है तो उसे ओनर बनाएंगे नहीं हम, क्योंकि पूरा देने पर ही ओनर बनेगा। अब उसका पैसा वहीं फॉरफिट कर लेंगे, यानी जो पैसा दिया हो उसको हम जब्त कर लेते हैं, और जब्त करने की फिर एंट्री फॉरफीचर की एंट्री, फिर री इशू की एंट्री और फिर ट्रांसफर की एंट्री पास हो जाती है। तो सर बताइए, अभी बताऊंगा, बीच मेरे 1.5 घंटे क्लास कर जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियोस में नहीं बताऊंगा। वो क्वेश्चन वाइज में जो वीडियोस बना रहा हूं उसी में मैं बता पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस for redemption of debenture and method of redemption of debenture and method of redemption of debenture को 2 बार लिख दिया मैंने। तो क्या लिखा मैंने कि चलिए आप बताइए क्या होता है डिवेंचर रिडेम्पशन। जब कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करने जाती है, डिवेंचर होल्डर कौन है, जो कंपनी को लोन दिया हुआ है, उनको पैसा वापस करने की जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कैसे कैसे पे हो सकता है आप सब जानते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए तो 1 टाइम हो जाता है, एक इंस्टॉलमेंट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट ड्रॉज और लॉट्स मेथड होते हैं, तमाम प्रोसीजर होता है जो रिडीम किए जाते हैं। चलिए जी, ये आप पढ़िएगा। फिर अब मैं पढ़ता हूँ सेक्शन नंबर बी पर, जो 10 नंबर के सवाल आते हैं। उसमें पहला सवाल है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई प्रेफरेंस शेयर। आप प्रेफरेंस शेयर से क्या समझते हैं। लिखा है हाउ आज इट रिडीम। प्रेफरेंस शेयर क्या है और इसे रिडीम कैसे किया जाता है। इसके ऊपर भी 4 नंबर में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर ले आके मैंने 10 नंबर में क्वेश्चन आपके सामने रख दिया हूँ। तो भैया एक बार तो फिक्स है कि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का थ्योरी पढ़ के ही जाना है, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसका थ्योरी पढ़ के जाना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेफरेंस शेयर, हाउ इज रिडीम्ड। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से क्या मतलब समझते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मेन जो कैपिटल उन्होंने लगाया है उसका वापस करती है, तो इसी प्रोसीजर को रिडम्पशन कहते हैं। और रिडम्पशन करने का कई सोर्सेज होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, कन्वर्टेबल होता है, ओपन मार्केट में परचेज होता है, तमाम तरह का होता है, वो नोट्स में आप पढ़िएगा। आइए सबसे बेस्ट वन क्वेश्चन का मैं डिस्कस करता हूं, इसका बी नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज गुडविल, डिस्क्राइब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 गुडविल के लिए बोलता है, तो गुडविल क्या है ये बताइए, और इसके मेथड को गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड बताइए। तो मेथड आप जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर इसके बाद हम कैरी करते हैं तो फिर आपके सामने पढ़ने को मिल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट के बाद आते हैं आप कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 होता है। कौन कौन सा मेथड होता है, इसका तो पूरी गुडविल का मेरे पास वीडियोस पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं पे करके लेना चाहते हैं 400 रुपये इसको, तो गुडविल का आप अलग से ले सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूं, बस मुझे फ़ोन करिए और मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है जी, ये आपका गुडविल है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेट द अकाउंटिंग एंट्री फॉर अमलगमेशन इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी एज पर AS 40। मैं आपको पहले बता दूं कि अमलगमेशन से यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन, कि अमलगमेशन के टाइम जब 2 कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं तो पहला 2 सवाल बनते हैं इससे, कि ये मर्जर किन मेथड से होते हैं, मर्जर के टाइप बताइए, यानी किस तरह से 2 कंपनियां आपस में मिलती हैं, उनके टाइप्स बताइए, मैंने नोट्स में करवा रखा है। फिर 2 एंट्रियां पूछी जाती हैं, या तो परचेजर के यहाँ एंट्री पूछा जाता है या सेलर के यहाँ एंट्री पूछा जाता है। मैं इस बार गेस करके रखा हूं कि परचेजर के एंट्री पूछा जाएगा, बट अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि सेलर के बुक में भी एंट्री का प्रोसीजर क्या है। तो आपको पढ़ना है परचेजर के एंट्री और आपको पढ़ना है किसके यहाँ, सेलर के यहाँ एंट्री। इन दोनों लोगों के यहाँ एंट्री आपको पढ़ के रखनी है। चलिए जी, मैं आप बात करता हूं 6 का A नंबर हो गया। अब मैं 6 के B नंबर पर आता हूं और आपके सामने ये 6 का B नंबर क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो लिखा है
डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन व्हेन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डिजायरेबल। ये क्या है? आंतरिक एवं बाह्य पुनर्निर्माण। गजब का क्वेश्चन मैंने बताया था, जो प्रोसीजर बताया था वही करना है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को तोड़ देना है, बैलेंस शीट को तोड़ के जोड़ देना है। इसके लिए सारे प्रोसीजर मैंने बताया था। ये है आपका 6 का बी। 7 नंबर है आपका एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड डिस्क्राइब द नेट एसेट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ शेयर। यस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 2 मेथड होते हैं। एक होता है नेट एसेट मेथड होता है, एक होता है यील्ड मेथड होता है, और एक अर्निंग प्रॉफिट मेथड होता है। तो 3 मेथड होते हैं। तो नेट एसेट मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है। टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को घटा दिया जाता है तो नेट एसेट आ जाता है। आप इसको एक बार पढ़िएगा, मैं इतना जल्दी बता नहीं पाऊंगा। तो 7 का ए नंबर हो गया। 7 का बी नंबर मैं पढ़ता हूं जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 7 का बी नंबर, व्हाट स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन एनुअल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। स्टेट यानी कह रहा है व्हाट स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड, कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड है कंपनी के एनुअल अकाउंट में। तो इसको आप एक बार स्टडी करते हैं। फिर से हम आते हैं 8 का ए नंबर ऑप्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन cumulative sinking fund एंड नॉन cumulative sinking fund। मोस्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि बताइए संचयी सिंकिंग फंड और असंचयी सिंकिंग फंड क्या है, इसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर आते हैं 8 का बी नंबर आपके सामने पड़ा हुआ है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अमलगमेशन इज डिटेल। अब कह रहा है कि अमलगमेशन के, मैंने अभी भी डिस्क्राइब बोला था कि कैसे करते हैं। तो अमलगमेशन के टाइप की बात करूंगा कि कैसे अमलगमेशन किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताता है। तो एक होता है अमलगमेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो 3 तरह से किया जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है, डायग्राम के साथ बता रखा है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अमलगमेशन हो गया। फिर लिखा है एक्सप्लेन परचेज कंसिडरेशन मतलब पीसी एंड डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड। अभी ऊपर भी आया था सर, एक ही सवाल को 2 बार देने का मतलब क्या है। मैंने अगर दे दिया तो ध्यान में रखिए कि पीसी पूछा ही जाएगा। तो पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। 9 का बी नंबर है आपके सामने, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सप्लेन। जब गुडविल को वैल्यूट करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल आ जाता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल आ जाता है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस मेथड से गुडविल आ जाता है। यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्या, तो सामान्य बिजनेस, उस तरह का जो बिजनेस मार्केट में रन होता है, उन लोगों का जो रेट है सामान्य मार्केट में जो प्रॉफिट अर्निंग का रेट है, उसी रेट को कहते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, इसको न्यूमेरिकल के तहत भी देखा जा सकता है। तो ये है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, केवल मैंने क्वेश्चंस आज आपको दिए हैं। इस वीडियोस को पाने के लिए 400 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, CFC क्लासेस से आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर है। आज के लिए ढेर सारा थैंक यू। मिलते हैं अब FSA के साथ कल नए वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।